फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम हो, स्कूल टीचर का एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी टीचर का हो, सब में पोर्शन कॉमन है, यही का यही है। इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है, बस वो अलग अलग स्टाइल में आते हैं। आपको क्वेश्चन देख के मजा आना जब चालू हो ना कि यार साला डबल इंटीग्रल के 2000 सवाल कर दिए, ये नया कहां से आ गया है, और मैं अप्रोच ही नहीं बन पा रही है, इसमें क्या करूं मैं, वास्तव में धरती पे कुछ है। फिर आपको गणित से प्रेम होना स्टार्ट होगा, फिर लगेगा कि यार वास्तव में कुछ तो है ना। वो यूनिवर्सिटी एग्जाम 6 सवाल पढ़ के गया, एग्जाम में 2 आ गए, है ना। 6 ही पढ़ के गया, उन्हीं 6 में से 2 आ गए, और मैं लिख के भी आ गया, और 80-90% 6 सवाल। यहां साला मैं 2000 कर चुका हूं और नया सवाल आया और मैं कर नहीं पा रहा हूं, और समझ नहीं पा रहा हूं कि इसको अब कैसे निभाया जाए। ये मजा है गणित का, है ना। वो नया, तो वो ये चाह रहे हैं कि भाई तू खाली रिपीटेड क्वेश्चन से काम नहीं होगा, अप्रोच बनानी पड़ेगी। तो अप्रोच धीरे धीरे, उसके लिए थ्योरी फिर प्रैक्टिस, है ना। और जब नया सवाल आता है और आप कर लेते हैं तो वो जो खुशी होती है ना अंदर, मन ही मन में यूं लगता है आविष्कार कर लिया है ना, नया खोज कर लिया मैंने, मैं तो हूँ साइंटिस्ट हूँ, मैं तो मैथमेटिशियन हूँ ऑलरेडी। वो नया जब होता है ना सवाल, तो जीवन में कुछ नया होना, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं मैथमेटिक्स वाले लोग, कारण क्योंकि उसको हर दिन क्रिएट करना है कुछ ना कुछ। और कई ऐसे मैथमेटिक्स के लोग हैं जो रटे रटाए सवाल, जैसे 12वीं की किताब 5 बार बेच पढ़ा के याद हो गई, अब वो के वही करना है, वो के वही, कोई नया सवाल लाए नहीं, ये लेने दे, ये है ही नहीं, तेरी किताब में ही नहीं है, तो मजा नहीं है ना। लेकिन जो आईआईटी जेई को पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे कंपटीशन के बेसिस पढ़ा रहे हैं, जहां हर दिन नया टॉपिक आ रहा है, तो वहां वो क्रिएटिव उनको होना पड़ता है, हर दिन ऐड करना पड़ता है, सिलेबस चेंज होता है ऊपर नीचे वगैरह। वो क्रिएटिविटी वही है। इसलिए क्वेश्चंस कीजिए, नए नए क्वेश्चन सामने आएंगे, खुश होना है, राजी होना है ना। रिपीटेड आ जाए तो ठीक है, चलो आ गया वही है तो ठीक है। एग्जाम में तो कोशिश करनी है कि रिपीटेड ही आ जाए, है ना, तो मजा आ जाए कि जल्दी जल्दी निपटा लें अपन, सिलेक्शन हो जाए। पढ़ोगे तो होगा जीवन में, है ना। ज्ञान, आपको जितना ज्ञान होगा उतना आपको जरूर मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि जिनके पास नहीं है उनको आपसे भी ज्यादा मिल गया हो, वो अलग बात है, आपको उनसे क्यों जलना, है ना। उनको मिल गया, उनकी किस्मत प्रारब्ध जो रहा होगा। उसके पास ज्ञान नहीं है, उसने मेहनत नहीं की, फिर भी फालतू का उसको मिला जा रहा है, प्रेज भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सो रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। आपको उससे क्या लेना देना, आपको तो अपना देखना है कि मेरे पास नहीं है और मुझे कैसे मिलेगा, परिश्रम से, मेहनत कर लूंगा, मिल जाएगा। ये सत्य है। तो अब ये जो शाश्वत सिद्धांत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अब ये सही है। पर सर उसने तो कोशिश नहीं की फिर भी जीत गया, और उससे तेरे को क्या लेना देना, वो उसने कुछ भी की, उसके जीवन में जो हुआ उससे, वो एक्सेप्शनल केसेस, एक्सेप्शनल का मतलब है कि एक्सेप्शनल नहीं है, वो सिद्धांत तो ये है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अभी सिद्धांत है, अभी ये सत्य सिद्धांत है, मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी, बट नॉट कन्वर्सली। किसी की सफलता कदम चूम रही है तो जरूरी नहीं उसने मेहनत की हो, ये थोड़ी कह रहे हैं इफ एंड ओनली इफ है, ऐसा तो कहीं नहीं। समझ आ रही ना। हो सकता है कोई हो गया फेमस, एक वीडियो वायरल हो गया हो उससे ही, या फिर पिताजी बाप दादाजी उन्होंने बहुत काम किया था, उसके पैसे हैं, वो खा रहा है, पी रहा है, उड़ा रहा है, मौज मस्ती, है ना। या फिर पैसे वैसे से ही कोई लेना देना नहीं है, पैदा हुआ तभी से शकल सूरत बढ़िया है ना। तो गाड़ी बंगले वाले ले गए शादी करके, तो बेसो आराम लग रहा है कि 4-5 नौकर चाकर हैं, सब कुछ, कारण मैं खूबसूरत हूं। वो दिखने में आपको लग सकता है कि उसको धन ऐश्वर्य है ना, पर सुकून और वास्तविक जो शांति है वो वही व्यक्ति पाता है जो दिन भर दौड़ता रहता है। ये मनुष्य जन्म छोटा पड़ता है, इतना इतना है ना, ये भी छोटा पड़ता है। चलिए खैर अपन टॉपिक पे आते हैं, ध्यान से समझिए, डबल इंटीग्रल। इसलिए पढ़ते रहिए, जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया एडिशन होता रहे आपकी लाइफ में, और जिससे लोगों का भला हो, ऐसा कर्म करें। और लोगों का भला तब करोगे जब तुम्हारा खुद का भला होगा पहले, है ना। तो इसलिए पहले खुद का भला करने के लिए थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लो और कहीं ना कहीं सेट हो जाओ एक बार जो है। अब देखिए साहब, पोलर कर्व के अंदर हमने आपको सॉरी डबल इंटीग्रल के अंदर, डबल इंटीग्रल इन पोलर जो है कर्व, यह हम कोऑर्डिनेट्स में देख रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम किसी कर्व को ले जा रहे हैं तो उसका डबल इंटीग्रल कैसे करते हैं, उससे पहले हालांकि हमने आपको
कुछ कार्टेशियन कर्व यह समझाए थे, है ना, कि अगर हमें कर्व दे रखा हो तो उसको डायग्राम में कन्वर्ट करके फिर उसकी लिमिट कैसे लगाते हैं। रीजन अगर गिवन हो, वेयर इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, तो ये कर्व प्लॉट करके हम कैसे उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं, राइट। x प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 1, ये लाइन बना दिया। x y, x की लिमिट 0 से 1, y 0 से लेकर इस लाइन पर y इज इक्वल टू 1 माइनस x, 0 से 1, 0 से 1 माइनस x डायरेक्ट, और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। अब ये आपको कितना फास्ट क्लिक कर रहा है, कितना फास्ट आप लाइन बना पा रहे हो, कितना फास्ट आप x और y की लिमिट देख पा रहे हो, ये आपके हाथ में है। ये प्रैक्टिस से आ जाता है। कई बार तो होता है विद्यार्थियों से लाइन नहीं बनती, यार ये लाइन कहां बनाऊं मैं, है ना, तो वो अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से कोशिश करेंगे आ जाएगा। जैसे पैराबोला है तो आपको प्रैक्टिस होती है तो क्या होता है कि ये सा दोनों का इंटीग्रेशन 4 है, 0 से 4 है, और इस पैराबोला से इस पैराबोला तक वैल्यू डायरेक्ट लिमिट आंसर। वो अब कहां से आएगा, वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से, कि 0 से 4 है तो x दिख रहा है, y के लिए इस पैराबोला पे y की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन 4 है, इस पर y की वैल्यू अंडर रूट 4x, x स्क्वायर अपॉन 4 है, अंडर रूट 4x, 0 से 4 है, इंटीग्रेटेड, और कर लो इंटीग्रेशन फुर्ती से। और समझ आ रही कि नहीं आ रही है, तो ऐसे लिमिट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिख रहा है एलिप्स है, माइनस ऐसे प्लस है, माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि फंक्शन इवन है थ्रू आउट, तो ये भी 0 से ये भी 0 से, तो बाहर निकाल के 4 हो जाएगा, और सॉल्व कर लो, ये 4 आ गया, और फिर इंटीग्रेशन। फिर दिख रहा है कि x की जगह हम a sin थीटा या a cos थीटा लिखेंगे तो भला हो जाए। अब वो दिखना चाहिए क्वेश्चन से कि x की जगह a sin थीटा a cos थीटा, और वो कई बार क्वेश्चंस करोगे इस तरीके के बहुत सारे, तो अपने आप धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। तो प्रैक्टिस का मतलब यही है कि आपको वो पैटर्न्स ऐसे जीवन में दिखे बहुत सारे, है ना, ऐसे पैटर्न्स दिखेंगे तो आप वहां पर सावधानी रखोगे। जो गलतियां, मैं तो कह रहा हूं गलतियां कर लो, इतनी गलतियां कर लो कि अब आपकी गलतियां होने की गुंजाइश भी खत्म हो जाए। यार ये उस बार ये गलत हो गया था, क्या मिस्टेक की थी, ये करी थी। तो गलतियों से आप जब जब गलतियां करोगे ना, सीख जाओगे, है ना। आप इस तरीके से भी गिर गए, उस तरीके से भी गिर गए, उस तरीके से भी गिर गए, उन तक मत है, तो आपको पता रहेगा कि इस तरीके से तो गिर जाते हैं, इस बेंच पे खड़ा हुआ था मैं और ये लौट गई थी, तो अगली बार उस तरीके से डोलती हुई बेंच पे खड़े ही नहीं होंगे आप, है ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को निभाना होता है। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताए थे, बाउंडेड बाय कर्व कार्टेशियन वाले। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, x 0 पे y 6, y 0 पे x माइनस 6, x माइनस 6 y 0, और y 0 पे x 6, 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन बन गई। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 लिख दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर कर लो, तो 8वीं क्लास से गुणनखंड, अभी 8वीं क्लास से गुणनखंड करने में ही आपको अगर टाइम लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, तो फिर 8वीं क्लास नहीं आती है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही है। इसका गुणनखंड आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए, -6 और -1, तो -3 + 2, तो -3 + 2 जो है x के एडिशन में रहेगा, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस से आना चाहिए, ये अभ्यास करने से ही आएगा। तरीका तो वही है, पर वो कितना फास्ट आप कर पा रहे हो, है ना। ऐसा तो x इज इक्वल टू 3 और -2, राइट, और x इज इक्वल टू 3 और -2 जो है, इसको हम अब देख के, तो x की वैल्यू -2 से +3, x की वैल्यू -2 से +3, y पैराबोला से लाइन पे, पैराबोला पे y की वैल्यू x स्क्वायर, लाइन पे y की वैल्यू x + 6, इंटीग्रेटेड, आंसर मिल जाएगा। फिर हमने बात करी थी पोलर जो है, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर कर्व r थीटा में हो तो डबल इंटीग्रल कैसे करना है, अब हम इसको समझते हैं, तो ध्यान से समझिए। देखिए साहब, i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल f ऑफ r थीटा dA ऐसा दे रखा है, जहां पर थीटा की वैल्यू अल्फा से बीटा कहीं दे रखी है, और r की वैल्यू f1 थीटा से f2 थीटा ऐसा गिवन है। f ऑफ r थीटा और dx dy की जगह r d थीटा dr लिखना होता है, ठीक है। ये समझाया भी था क्यों लिखना होता है पिछली क्लास में। और अब इसमें पीछे r की लिमिट है, तो पहले r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, उस समय थीटा को कांस्टेंट समझेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, पल्ले पड़ रहा है। तो इस तरीके से अब देखिए, जैसे क्वेश्चन, सॉरी, अब इसमें हम बात कर लेते हैं, पहले डायग्राम वाले की भी बात कर लेते हैं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन की भी बात कर लेते हैं। चेंजिंग द डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर, कोई कार्टेशियन कर्व दे रखा है, उससे पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पिछली क्लास में मैंने समझाया भी था, आज फिर से समझाता हूं, और फिर हम पोलर कर्व भी डायग्राम से कैसे बनाते हैं, और सारे, तो इस अलग अलग तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिप्लेस x बाय r cos थीटा, y बाय r sin थीटा एंड dx dy बाय r d थीटा dr, ये जो होता है इसमें रिप्लेस कर दो,
तो पीछे तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट है वो लिमिट डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको जो कार्टेशियन कर्व की लिमिट थी उनको बना के डायग्राम देखना होता है, और उस डायग्राम में थीटा कहां से कहां तक है और आर की स्ट्रिप ये लगानी होती है। तो अब दे रखा है x0 से सॉरी y0 से y और xy से xa तक, y0 से y और xy से xa तक। तो y0 ये वाली लाइन, ya इसके पैरेलल लाइन। अब आपको ये बनानी आनी चाहिए कि y0 ये वाली लाइन होती है, ya इसके पैरेलल लाइन होगी ऊपर कहीं। फिर x इक्वल टू y बीचों बीच कोई लाइन, और x इक्वल टू a वो भी इसी से गुजरेगी, क्योंकि x इक्वल टू a लिखने पर इसमें y इक्वल टू a आ रहा है और y इक्वल टू a लिखने पर x इक्वल टू a आ रहा है, तो तीनों लाइनों का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट है। तो इस लाइन और इस लाइन तीनों का इंटरसेक्शन एक ही जगह मिल रहा है। अब इन्होंने कौन सा रीजन ले रखा है, y0 से a के बीच में। तो y0 से a के बीच में x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू a पर स्ट्रिप, x इज इक्वल टू y से x इज इक्वल टू a पर ये वाली स्ट्रिप डाल रखी है। तो इन्होंने y डायरेक्ट और x के लिए स्ट्रिप लगा रखी है। तो ये देख के हमें आइडिया लग गया कि इन्होंने कर्व कौन सा ले रखा है। y तो 0 से y a तक, और x के लिए x इज इक्वल टू y इस वाली लाइन से x इज इक्वल टू a इस वाली लाइन तक। x ऐसे चलता है, y ऐसे चलता है। कार्टेशियन में जानते हो ना, x तो ऐसे चलते हैं, y की वैल्यू ऐसे चलती है। ऐसे मतलब इधर और इधर, और y ऊपर और नीचे। तो y डायरेक्ट देख लिया 0 से a, और x के लिए स्ट्रिप सेकंड वाले को स्ट्रिप डाल रखी है। मतलब ये वाला ट्राइंगल वाला जो रीजन है, इस रीजन के ऊपर हमें पोलर की लिमिट लगानी है। तो इस रीजन में x इज इक्वल टू y 45 डिग्री होता है बीचों बीच। तो 0 से 45 डिग्री, तो 0 से 45 डिग्री तो हो गया थीटा। और r के लिए कर्व के बीचों बीच ऐसे स्ट्रिप लगाते हैं, क्योंकि r पोल से होता हुआ चलता है डायरेक्ट। तो पोल से डायरेक्ट इस कर्व में देखना है, तो यहां पर r 0 और इस लाइन पे r की वैल्यू। तो ये लाइन तो कार्टेशियन में x इज इक्वल टू a है, इसमें x की जगह r cos थीटा लिख दीजिए। तो x की जगह r cos थीटा इज इक्वल टू a, तो r इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइड में जाएगा तो a sec थीटा। तो x इज इक्वल टू a का पोलर में इक्वेशन क्या होगा, r इज इक्वल टू a sec थीटा। तो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a sec थीटा। तो r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a sec थीटा, और थीटा 0 से पाई बाय 4, और x की जगह r cos थीटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की r स्क्वायर, dx dy की जगह r d थीटा dr। अभी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। इंटीग्रेशन भी इजी है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, cos थीटा कांस्टेंट है, 1 dr का इंटीग्रेशन r हो गया, a sec थीटा माइनस 0, a sec थीटा cos थीटा कट जाएगा तो a आएगा ओनली, और a बाहर आ गया तो 1 d थीटा का ओनली थीटा। तो a थीटा a d थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, थीटा आ जाएगा तो a थीटा पाई बाय 4 माइनस 0, तो a पाई बाय 4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो हमने क्या किया, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट किया। अब जब क्वेश्चन ऑलरेडी पोलर में हो और फिर हमें क्या करना हो, उसके ऊपर डायग्राम बना के फिर लिमिट लगानी हो, तो कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इंटीग्रेट दिस वन वेयर a इज द रीजन बाउंडेड बाय दिस कार्डियोइड। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कार्डियोइड है, असाइनमेंट सेकंड का क्वेश्चन है। इसके असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ऑफिस में से लेके जाना। तो यह a क्या है, r इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा है। तब ध्यान से समझिए, अब हमें क्या करना है, यहां से अब देखिए ये जो कर्व है इसमें हम थीटा की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, उस पे r की अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने थीटा 0 डिग्री लिखा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, 180 ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करी। तो थीटा 0 डिग्री पे cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 2a। 30 डिग्री cos 30 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2, रूट 3/2 यानी कि लगभग 1.732/2, लगभग 0.8, 0.8 प्लस 1 लगभग 1.8 है, 1.8 है 30 डिग्री। 45 cos 45 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2, रूट 2 की वैल्यू 1.414, तो 0.66 के आसपास, तो 1.66 लगभग 1.6 a अप्रोक्सीमेटली है ना। कब 45 पे 60 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 1.5, तो 1.5 है। फिर 90 डिग्री ऊपर cos 90 0, तो 0 प्लस 1 1 1 a, तो 90 पे 1 है। cos पाई माइनस 1 प्लस 1 0, तो r की वैल्यू 0, तो cos पाई। तो पता चल रहा है कि 0 पे 2a है, जब थीटा 0 ये लाइन है तब r की वैल्यू 2a है, इतना दूर है a और 2a। ऐसे चलता है पोलर कोऑर्डिनेट। जब थीटा 30 डिग्री है, जब 30 डिग्री वाली लाइन बना रहे हैं तब r की वैल्यू कितनी है, 1.8 है, ये 2a है, ये 2a है, तो 1.8 है, इससे थोड़ा कम होगा, तो ये 1.8a आ गया। जब थीटा 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, और 1.6 थोड़ा और छोटा हो गया। फिर थीटा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री लाइन होती है, तो r क्या है 1.5 डेढ़ हो गया, तो ये 2 से और कम डेढ़ इतना हो जाएगा।
और जब r 90 डिग्री है तो a है एग्जैक्ट, तो इस a के जितना आ जाएगा जब r 90 डिग्री है। और जब 180 है तो पूरा जब इधर जा रहे हैं तब तो r 0 हो रहा है, तो अभी 0 पे आ गया। अब ये 1 2 3 4 ऐसे हमने पॉइंट बनाए हैं, इस पॉइंट्स को मिला लिया हमने। अब क्योंकि कर्व में थीटा की जगह माइनस थीटा लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कर्व इनिशियल लाइन के दोनों तरफ एक जैसा होगा। इसमें थीटा लिखो या माइनस थीटा, cos थीटा cos माइनस थीटा बराबर होता है, तो इसलिए कर्व इनिशियल लाइन ऊपर जैसा बन गया वैसा का वैसे ही नीचे भी बन जाएगा। ये बन गया कार्डियोइड। अब इस कार्डियोइड के लिए आपको क्या करना है, लिमिट लगाना है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ये भी बोल रखा हो अबव द इनिशियल लाइन, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर के लिए ही लिमिट लगा रखी है। तो अबव द इनिशियल लाइन, ऊपर ऊपर वाले के लिए रीजन के लिए आपको लिमिट लगानी है। तो थीटा कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई तक, तो थीटा 0 से पाई लगा दिया। और आर के लिए कर्व के बीचों बीच क्या लगा देंगे, स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये येलो येलो कलर की स्ट्रिप लगा दी हमने। तो यहाँ पर आर 0 और कर्व पे आर की वैल्यू क्या है, a1 प्लस कॉस थीटा। तो कर्व पे आर की वैल्यू a1 प्लस कॉस थीटा, 0 से a1 प्लस कॉस थीटा, 0 से a1 प्लस कॉस थीटा तक, थीटा 0 से पाई। समझ आ रहा है। अब आर स्क्वायर कॉस थीटा डी की जगह डी आर डी थीटा डी आर लिख दिया। तो यहां से आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर की पावर 4/4, कॉस थीटा कांस्टेंट है। अपर लिमिट a की पावर 4 को 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4/4, तो a की पावर 4/4 बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा अपनी जगह है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं cos 2 थीटा समझू तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कट गया। 2 की पावर 4 16, 16 बाहर आ जाएगा, 16 a की पावर 4/4, cos थीटा को मैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकता हूं। ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 4 तो cos 8 थीटा बाई 2, राइट। इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करेंगे तो गौर से देखिए साहब, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, अगला बोल दिया कि आप कर लेना, क्योंकि जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 cos की पावर 10 थीटा बाई 2 माइनस cos की पावर 8 बाय जो है थीटा बाई 2, cos की पावर 8 थीटा बाई 2। फिर इसमें क्या, थीटा बाई 2 को t मान लेना, पाई बाई 2 बदल जाएगा, गामा फॉर्मूला लग जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद गामा फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 10th है ये। अब अगला देखिए, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है, वो बोलते नहीं है कि चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन लगाओ, वो तो ऐसा इंटीग्रेशन दे देते हैं कि इंटीग्रेटेड, और आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके जाते हैं और इंटीग्रेशन होता नहीं है। जैसे पहले इसमें ये y की लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई। अब इंटीग्रेशन करो तो करो ही कैसे इसका। तो जो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा हो तो आपको समझ लेना है कि शायद चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से जल्दी हो जाएगा, तो आपको इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदल देना है। ऑर्डर मतलब ये पहले x की बाद में y की लिमिट है, आप पहले x की बाद में y की लिमिट कर दो, पर ये ऑर्डर बदलने में ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि इसको आगे लिख दो इसको पीछे लिख दो, ऐसे नहीं बदलते हैं। उसके लिए आपको डायग्राम बना के लिमिट चेक करनी पड़ेगी। पहले x डायरेक्ट देख रखा है, y के लिए स्ट्रिप लगा रखी है, अब आप y डायरेक्ट देख के x के लिए स्ट्रिप लगाओगे। वो कैसे लगाते हैं वो देखिए। गिवन दैट दे क्या रखा है, ध्यान से समझना, x 0 से x इंफिनिटी, तो x 0 किस y एक्स, इस x एक्सिस को क्या, इस y एक्सिस को x 0 बोलते हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इससे बहुत आगे x इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसके पैरेलल लाइन। फिर y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इंफिनिटी, y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो y इज इक्वल टू x ये लाइन, y इज इक्वल टू इंफिनिटी इसके पैरेलल, ये y इज इक्वल टू 0 होता है। तो लाइन बना दी, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इंफिनिटी, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू इंफिनिटी और y इज इक्वल टू x। अब गौर से देखिए, इन्होंने क्या कर रखा है, x डायरेक्ट, तो 0 से इंफिनिटी x देख लिया, और स्ट्रिप किसके लिए लगा रखी है, y के लिए, y इज इक्वल टू x, इस बीच वाली लाइन से y इज इक्वल टू इंफिनिटी तक। तो x डायरेक्ट देख के इस लाइन से इस लाइन तक स्ट्रिप लगा रखी है। अब हम इसी रीजन के लिए क्या करेंगे, x डायरेक्ट देख के y के लिए स्ट्रिप लगाई है, हम y डायरेक्ट देख के x के लिए स्ट्रिप कर देंगे। तो y कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, तो हम लिमिट लगाएंगे y 0 से इंफिनिटी। और x के लिए अब इसी ट्रायंगुलर शेप में x के लिए, तो x 0 से इस पर x की वैल्यू y, तो x 0 से x इज इक्वल टू y, तो x 0 से x इज इक्वल टू y। कुछ समझ आ रहा है। अब वो उसके जैसी लिमिट नहीं आई, कुछ और ही आई है। समझ आ रही नहीं कि ये आगे हो गया पीछे हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। y डायरेक्ट देखा 0 से इंफिनिटी, तो y 0 से इंफिनिटी, और x के लिए क्या हो गया है, स्ट्रिप, तो इस पे x क्या है 0, इस लाइन पे x क्या होता है y, तो x 0 से x y, और पीछे कर्व e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई dy dx। अब पहले ये x की लिमिट है तो पहले x के रेस्पेक्ट में होगा, तो e की पावर माइनस वाई बाय वाई, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहां हो जाएगा 1 dx, 1 dx का इंटीग्रेशन x,
और x में अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट 0, तो y माइनस 0 यानी y आ जाएगा, y से y कट गया, e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस y, और x की लिमिट, अब इस y वाले की लिमिट 0 से इंफिनिटी, अपर लिमिट e माइनस ऑफ माइनस बाहर ले लिया, e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट 0, तो e की पावर 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, तो 0 माइनस 1 माइनस ऑफ 0 माइनस 1 दैट इज प्लस 1। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आप करने पे जा रहे हो तब नहीं हो रहा है, लेकिन हमने चेंज दी ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन लगाया तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये आपको अब देखना आना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही अगर आप ऐसा जजमेंट लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन जल्दी निकाल लेंगे। बाकी इसी में लगे हुए इनमें y को t मान लेता हूं, फिर e की पावर y को इस t मान लेता हूं, फिर 1/y को कुछ भी मान लो, दिख रहा है ये सॉल्व वैसे होना नहीं है, तो आप मानते ही रहो, फिर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट खोटी करो, उससे कोई मतलब नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो अप्रोच आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते आएगी, राइट। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन के ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा भारी है पर देख लो, थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, पर गौर से समझ लीजिए, प्रैक्टिस के लिए बता दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं जनरली, कंपटीशन एग्जाम में छोटा सा ही पूछेंगे, डायरेक्ट वाला है ना, पर फिर भी देख लो प्रैक्टिस के लिए, तो नॉलेज के लिए, ताकि आपको चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन का आइडिया भी लग जाएगा। जैसे समझिए i इज इक्वल टू 0 से 1 x से अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy दे क्या रखा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, और क्या दे रखा है, x 0 से x 1, y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ये सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तीन स्ट्रेट लाइन एक सर्कल है। अब वो आपको इक्वेशन देखते ही आइडिया आ जाना चाहिए कि ये क्या है, तो ये आपको अपने भूतकाल के अनुभव से आएगा, ज्योमेट्री वोमेट्री और बेसिक कथाओं से, कि ये तीन तो स्ट्रेट लाइन है, ये एक सर्कल है। अब ये बना ले हैं, तो x इज इक्वल टू 0 y एक्सेस, x इज इक्वल टू 1 उसी के पैरेलल कोई लाइन, अब सर ये लाइन सर्कल के अंदर बनेगी बाहर बनेगी वो बाद में देखते हैं, फिर y इज इक्वल टू x ऐसे बीचों बीच कोई लाइन, और फिर अब सर्कल जिसकी रेडियस √2 है ना, 2 या स्क्वायर होता है आर स्क्वायर, तो √2 है सर्कल की रेडियस। तो अब गौर से देखिए, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 यहां लिखेंगे तो y इज इक्वल टू 1, तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन 1,1 आ रहा है। अब आप 1,1 इस सर्कल में पुट करके चेक करो, अगर वो पॉइंट यहां पुट करने पर इसकी वैल्यू इस रेडियस से क्या आती है, बड़ी, तो पॉइंट बाहर है, कम आती है तो पॉइंट अंदर है, और अगर इज इक्वल टू आ जाती है तो पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो हमने यहाँ 1 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सर्कल की इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल के ऊपर है, इसका मतलब, और सर्कल का सेंटर 0 0 है, तो ये इसकी रेडियस हो गई, और ये रेडियस हम जानते हैं ये 1 है, तो ये √2 रेडियस होगी, तो इसका मतलब यही रेडियस मान के अब सर्कल खींच लो, तो हमने सर्कल खींच लिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले ये लाइन लिखी, ये x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू x, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, यही पॉइंट सर्कल के ऊपर है कि अंदर है कि बाहर है, चेक किया, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ रहा है, तो सर्कल बना दिया। अब हमें पता करना है कि इसमें से रीजन कौन सा वाला है, इतने रीजन है, इन्होंने ले रखा है x0 से 1, x0 से 1 मतलब इधर वाले नहीं है इधर वाले नहीं है, 0 से 1 के बीच वाले, तो इसमें ये भी है ये भी है ये भी है। अब 0 से 1 के बीच में ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू इसके ऊपर स्ट्रिप लगा रखी है इन्होंने, 0 से 1 डायरेक्ट देख रखा है, y इज इक्वल टू x इस वाली लाइन से इस y इज इक्वल टू के ऊपर स्ट्रिप लगा रखी है, तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन से इस सर्कल के ऊपर, मतलब इन्होंने ये वाला रीजन ले रखा है। अब इसमें हमें चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, y डायरेक्ट देख के x के लिए स्ट्रिप लगाएंगे। अब x के लिए स्ट्रिप एक कर्व से एक कर्व नहीं है, इधर दो कर्व है, इधर तो हम x डायरेक्ट देख के y के लिए स्ट्रिप लगा रहे थे, तो इसमें ये एक कर्व ये एक कर्व, तो एक कर्व से एक कर्व पे और एक ही स्ट्रिप लगेगी। लेकिन जब हम y डायरेक्ट देख के x के लिए स्ट्रिप लगा रहे हैं, तो x में ये तो एक ही कर्व है एक लाइन, लेकिन जब स्ट्रिप डाल रहा हूं उसमें हमें सामने दो कर्व दिख रहे हैं, तो इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। जब हमने x डायरेक्ट देखा तो 0 से, इन्होंने देख रखा है x0 से 1, x0 से 1, ये x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 1, और y के लिए स्ट्रिप लगानी है ना इस पोर्शन में, तो इन्होंने स्ट्रिप लगा रखी है y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू, मतलब इस लाइन से इस लाइन पे स्ट्रिप लगा रखी है, इस लाइन से सर्कल पे, मतलब इन्होंने इस लाइन और सर्कल के बीच में 0 से 1 के बीच वाला ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, रीजन के लिए लिमिट लगा रखी है। अब हमें इसका क्या करना है, ऑर्डर चेंज करना है। अब हम y डायरेक्ट देखेंगे और x के लिए स्ट्रिप लगाएंगे,
लेकिन मैं y जब डायरेक्ट देख रहा हूं तो ये 0 से लेकर √2 तक जा रहा है, सर्कल की रेडियस इतना, तो 0 से √2 तक तो जा रहा है, लेकिन मैं x की स्ट्रिप इस लाइन से किस पे डालूं, इस लाइन पे डालूंगा तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा, और सिर्फ इस पे डालूंगा तो 0 से इसके बीच में ये पूरा आ जाएगा। तो इसलिए हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, y इज इक्वल टू, ये पॉइंट क्या है, इस पे 1 है, y इज इक्वल टू 1। अब मैं 0 से 1, 1 से √2, दो भाग में इसकी लिमिट लगाऊंगा। तो 0 से 1 y देख लिया, 0 से 1 ये तो y देख लिया, और x के लिए स्ट्रिप लेगी तो x इज इक्वल टू 0 से इस लाइन पे x इज इक्वल टू y, इस पे x इज इक्वल टू 0 है और इस लाइन पे x इज इक्वल टू y है, तो y इज इक्वल टू 0 से 1, x इज इक्वल टू इस पे 0 से इस लाइन पे x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू 0 से y और y इज इक्वल टू 0 से 1, ये ट्राइंगल आ गया। और ये रीजन नहीं, हमारा तो ऊपर वाला रीजन और है, तो y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू √2, तो y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू √2 एक और लगाएंगे, और x के लिए स्ट्रिप डलेगी तो इस पे x क्या है 0 और इस सर्कल पे x क्या है वो लिख दो, तो सर्कल पे x की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, इस पे x 0 और इस सर्कल पे x 2 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर पीछे पूरा फंक्शन और dx dy की जगह क्या हो जाएगा dy dx, इसमें dx dy की जगह dy dx, दो बार होगा, और फिर इसका क्या करना है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन करना है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको क्या करना होता है, चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, और कार्टेशियन को भी पोलर में, कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पुट करना है, पर लिमिट लगाने के लिए तो डायग्राम बना के फिर वहां से चेक करना है कि आर थीटा कहां से कहां तक है, आर कहां से कहां तक है, स्ट्रिप लगानी है। और जब चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन की बात आती है तब भी आपको इन लिमिट्स को देखते हुए चार कर्व मिल जाएंगे, उनको बनाना है, उनसे बाउंडेड रीजन इन्होंने कौन सा ले रखा है उसी रीजन में हमें स्ट्रिप, अगर इन्होंने x डायरेक्ट देख के y के लिए स्ट्रिप लगा रखी है तो हम y डायरेक्ट देख के x के लिए स्ट्रिप लगाते हैं, ये चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन है। बात समझ आ रही है? अब आप आपके ये जो फर्स्ट और सेकंड असाइनमेंट्स हैं इनके क्वेश्चन घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। बात समझ आ रही है? आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट वगैरह जो है दिला देता हूं आज की क्लास के, और आप इनको जो है घर से सॉल्व करके लेके आएंगे। ठीक है साहब, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इससे पिछले वाले तो हमने समझाए थे, आज वापस रिपीट किए हैं। तो डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल कैसे देखते हैं तो वह देख लीजिए, फर्स्ट पेज, यह सेकंड पेज आपका, चेंजिंग द डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, असाइनमेंट्स लेते जाना और इसको सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, चेंजिंग द डबल इंटीग्रल फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। और इसी के साथ यह क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमने सॉल्व करके बताया, पोलर कर्व था, इस पोलर कर्व को पहले प्लॉट किया, फिर इसकी लिमिट जो है लगा दी, थीटा 0 से पाई और आर के लिए स्ट्रिप 0 से लेकर आर कर्व के ऊपर जो आर है वहां तक, और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लेना। फिर चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर बदल के कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो सपोज ये इंटीग्रेशन दे रखा है, इसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन लगा के हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये असाइनमेंट सेकंड का 15 क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 आ गया। सेम एज इट इज कोई और इसी असाइनमेंट के कोई और प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो 16 क्वेश्चन लिया, इसमें चेंज द ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन कैसे लगेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छे से, वह आप सॉल्व कर लेंगे, राइट। ऐसे ऐसे आ गया, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यह आंसर, ये अपने अगला और जो है असाइनमेंट 1 का कोई क्वेश्चन था, किसी ने पूछा होगा, तो अब आप असाइनमेंट 1 और 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाएंगे। ये असाइनमेंट 1 का एक क्वेश्चन है, π/24 आंसर आ रहा है, ये भी आप चाहें तो रीजन दे रखा सर्कल, तो सर्कल के लिए -1 से +1 और लिमिट लगा दी, तो यह आप घर से सॉल्व करके लेके आएंगे असाइनमेंट फर्स्ट और सेकंड। इससे आगे की चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। असाइनमेंट्स जो है वह ले जाना, संडे को डिस्कस करेंगे अपन, तब तक सॉल्व करके लेके आने हैं, ठीक है। और क्लास चल रही है तब तक बीच में कहीं कोई डाउट हो तो पूछते रहना साथ साथ में, है ना, कि सर ये इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे करते हैं वगैरह, तो वो अपन देख लेंगे। तो कोई डाउट है तो वो अपन साथ में भी देख लेंगे क्वेश्चंस, इसके जब चैप्टर चल रहा है तब, ठीक है। नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तो फिर इस चैप्टर के डाउट अलग से अपन संडे को देखेंगे, राइट। तो फिलहाल जो है डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों अपन पढ़ चुके हैं, उनके सारे अच्छा असाइनमेंट बाकी है, इंडेफिनेट के, डेफिनेट के बाकी है एक आधा, है ना। तो डेफिनेट के असाइनमेंट सॉल्व कर लेना, डबल के असाइनमेंट भी जो है सॉल्व कर लेना। तो डेफिनेट के वो हम संडे को ही देखेंगे,
डबल के भी साथ साथ में जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व करके लाना, तो हम अभी दिखा देंगे, राइट। टेस्ट का डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx है ना। अच्छा 34 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, अच्छा पिछली क्लास में आए नहीं थे इसलिए आइडिया नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको उसको क्या करना है, ब्रेक करना है। जैसे मैं दिखा देता हूं, देखिए मैं दिखा देता हूं उस क्वेश्चन को। पिछली क्लास में मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के जो असाइनमेंट सॉल्व कराए थे उसमें बताया भी था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को कैसे सॉल्व करना होता है। एक ऐसे ही इंटीग्रल है आपका, मान लीजिए ये दे रखा है 0 से 3/2, 0 to 3/2 एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा है। अब ध्यान से समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझिए, 0 से 1 तक इसको क्या कीजिए, दो पार्ट में ब्रेक। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 से 3/2 और एक्स स्क्वायर dx, ये तो कर ही सकते हैं। अब 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहां तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू लिखी हुई हो 0.9 है तो 0.9 की वैल्यू क्या आती है, 0। इससे छोटे जितने भी इंटीजर है उसमें, इससे छोटे जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, इस नंबर से छोटे और बराबर जितने भी इंटीजर है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू। अब 1 से 3.2 तक है। अब 3.2 मतलब यहां स्क्वायर कर रहे हैं हम, क्योंकि 0 से 1 के बीच में तो स्क्वायर करेंगे नंबर का तो पॉइंट में ही आएगा और स्क्वायर और छोटा होता रहता है। लेकिन 1 से 3/2 यानी कि 1.5 तक है तो 3/2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, 9/4। 9/4 क्या आता है, 2 पॉइंट समथिंग आता है ना। तो इसके लिए इसको भी और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 3/2 पूरे के अंदर इसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है ना। कहां तक, 1 से √2 तक। तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो उस ओपन इंटरवल ना, तो ओपन इंटरवल इसके बीच में तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, √2 से 3/2, 3/2 1.5 होता है, √2 1.414 होता है, इससे इस तक इसकी वैल्यू 2 आएगी। कुछ बात समझ आ रही है क्या, बात कुछ पल्ले पड़ी। ये तो हो जाएगा 0, ये इसके बीच में 1 से √2 के बीच में या कुछ भी पुट करो, इनके बीच वाली वैल्यू 1.1 का स्क्वायर 1 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा। 1.√2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो उससे पहले पहले सब तो 1.99 तक रहेंगे। तो 1.99 तक में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और 1 to √2 प्लस इधर √2 से 3/2 तक इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, तो अब √2 के ऊपर 2, उससे बड़े पे 2 पॉइंट समथिंग आएगी, जैसे 9/4 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2। तो 2x और लिमिट लग जाएगी √2 से 3/2। अब सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस √2 - 1 प्लस 2 3/2 माइनस √2, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, तो ये क्या हो गया है, 2 माइनस √2, राइट। 2 माइनस √2 इसका आंसर होना चाहिए, विच इज बी। इसका आंसर बी आएगा। ये एप्टीट्यूड है, रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिक्स और ऐसा है ना। ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, बेसिक मैथमेटिक्स या फिर मेंटल एबिलिटी और ऐसा ऐसा है ना, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए ये एप्टीट्यूड वगैरह का क्वेश्चन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या करना होता है, हमेशा ब्रेक करना होता है ओपन इंटरवल्स में। जिस पूरे इंटरवल में उसकी सेम वैल्यू रहती हो, ऐसे में ब्रेक करना होता है। तो हमने पहले तो क्या किया, 0 से 1, 1 से, क्योंकि 0 से 1 के बीच में स्क्वायर हमेशा पॉइंट में ही आएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन 1 से 3/2 के बाद में पता चला कि 1 से 3/2 में भी इसकी दो बार वैल्यू अलग अलग आती है। 1 से √2 तक इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी और √2 से 3/2 के बीच में इसकी वैल्यू 2 रहेगी। तो इसके बीच में 1 रहेगी तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसके बीच में 2 रहेगी तो 2 का इंटीग्रेशन 2x, और फिर आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हुए सॉल्व कर लेना होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। ये तो ग्रेटेस्ट, ऐसे मॉडुलस आ जाए तो मॉडुलस में भी यही होता है।
आपको क्या रखना है, ऐसी रेंज में कन्वर्ट करना है जहां पर x पॉजिटिव रह रहा है उसके लिए अलग लिमिट लगा दो, और नेगेटिव रह रहा है उसके लिए अलग लिमिट लगा दो। तो मॉडुलस वाले को भी ऐसे ही तोड़ना होता है। तो मॉडुलस वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन ऐसे सॉल्व करना होता है। ठीक है साहब, तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह एक शानदार क्वेश्चन आपका, जानदार, समझ आ गई बात। और यहाँ तक हम देख चुके हैं, इससे आगे की चर्चा अगली क्लास में फिर करेंगे। ठीक है साहब, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।